आज के लेक्चर के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस में हम मैकियावेली के बारे में समझेंगे। इससे पहले हमारे जो लेक्चर रहे हैं वो पाश्चात्य राजनीति के अंतर्गत जो सुकरात है, प्लेटो, अरस्तु की जो विचारधाराएं रहीं, सद्गुणी, नैतिक, जो भी उन्हीं सामाजिक, आर्थिक जो भी उन्होंने विचारधाराएं को रखा, उसके अंतर्गत उन्होंने नैतिकता को केंद्र के बिंदु में रखा। राइट। इसके बाद उन्होंने जो विचार रखे हैं, चाहे वो राज्य के संदर्भ में हो, चाहे वो समाज के संदर्भ में हो, उनके जो विचार रहे हैं, जैसे अरस्तु के रहे हैं, उन्होंने व्यवहारिक विचारों को स्पष्ट किया। जो प्लेटो के विचार रहे हैं वो सद्गुणी विचारों से अव्यक्त रहे हैं, दार्शनिक राजा जैसी प्रवृत्तियों से मौजूद रहे हैं। इसके पहले जो विचार रहे हैं, जैसे सुकरात ने, तो सुकरात ने भी जो विचार रहे हैं वो सुखवाद को लेकर विचार रहे हैं। ठीक है, नैतिक चिंतन, ठीक है, वो लौकिक जैसी बातें पे उनके विचार रहे हैं। ठीक है, प्रत्येक की अवधारणाओं भी संदर्भित विचार रहे हैं। लेकिन अब हम जो बात करेंगे ये हम आधुनिक युग की बात करेंगे। इससे पहले जो विचार थे वो ईसा मसीह के अब बीसी को आप 300 वर्ष पहले के ये विचार रहे हैं, जिनमें सुकरात, प्लेटो और जो अरस्तु रहे हैं। ये जो तीन दार्शनिक थे वो ग्रीक के अंतर्गत बहुत ही सेकुलर, एकदम बहुत राजनीतिक और सद्गुणी एवं उसमें विर्चुअल से संबंधित इनके विचार काफ़ी मंतव्य और बेस्ट रहे हैं। लेकिन आज का अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो आधुनिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि आज के लगभग में देखा जाए तो 2000 साल, मतलब 15 से 1600 साल वर्ष पूर्व के जो विचारक रहे हैं, उसमें धीरे धीरे जब परिवर्तन होता गया तो समय के अनुसार जैसे बदलाव हुआ, तो बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ बदलती गई हैं, मनोवृत्तियाँ बदलती गई हैं, मनुष्य में तकनीकी विकास होता गया है, जीवन के बहुत सारे परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन होता गया है। राइट। बहुत सारी ऐसे समाज में परिवर्तन हुआ, मनुष्य की अवधारणाएं बदल गईं। तो इससे क्या हुआ कि जीवन के बहुत सारे एक्सचेंज देखने को मिलते हैं। तो अब क्या होता है और पहले के विचार जो थे और अब के विचार हैं उसमें क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो मैकियावेली थे उन्होंने विचारों को अपने को रखा, वहाँ की किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं थी, सामाजिक व्यवस्थाएं थी, या लोग किस प्रकार के जीवन से अपने को व्यतीत करते थे। तो इससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि आधुनिक के विचार में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि इससे पहले जो अरस्तु के विचार रहे हैं, प्लेटो के रहे हैं, पाश्चात्य चिंतन के अंतर्गत ही जो 300 मतलब बीसी पूर्व के जो विचार रहे हैं, वो विचार और आधुनिक के विचार में थोड़ा क्या डिफरेंस है, इन दोनों को बेसिक में अगर हम समझ लेते हैं तो हो सकता है कि इससे स्पष्ट हो जाए कि उस समय की प्रवृत्तियां थी वो किन किन तत्वों से मौजूद थी, किन किन विचारों से अभिव्यक्त थी। लेकिन आज की जो स्थितियां हैं या समय का अनुसार जो परिवर्तन हुआ है, इसमें कौन कौन से ऐसे गुणधर्म मौजूद हुए, कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती हैं, कौन कौन से समय के अनुसार परिवर्तन देखने को मिलता है, इसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं। राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो विचार रहे हैं, पहले जो विचार रहे हैं उसमें आप देखोगे तो सद्गुण को केंद्र में रखा गया है। सद्गुणी नैतिकता जैसी बातें हुई, सद्गुणी नैतिकता की बातें हुई, ठीक, मोरल, राइट, बिरचू जैसी बातें हुई। दूसरी बात अगर देखी जाए तो वहाँ पर दार्शनिक की बातें होती थी, दार्शनिक शासन की बातें होती थी। ओके, दार्शनिक शासन की बातें होती थी, इनको सद्गुणी केंद्र नैतिकता में रखा गया है, दार्शनिक शासन की बातें होती थी। ठीक। तीसरी आदर्श राज्य जैसी बातें आप कह सकते हो। इसमें इसमें आप देखोगे तो जो शिक्षा पर बल दिया जाता था, वहाँ पर भी शिक्षा पर भी बल दिया गया है। राइट, शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया जाता था। और देख सकते हो कि उनके जो विचार थे उदारवादी संबंधित भी विचार देखने को मिलते हैं। राइट। और आप देख सकते हो राजतंत्र के भी विचार देखने को मिल सकते हैं। तो इनके जो विचार पहले के रहे हैं वो काफ़ी व्यवहारिक एवं सद्गुणी नैतिक युक्त विचार रहे हैं। लेकिन वर्तमान के जो विचार आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे सोर्स देखने को मिलते हैं नई नई। ठीक। पहले जो विचार रहे हैं वो लिबरल रहे हैं, यानी कि एक देख सकते हो कि एक ये मीमांसाओं जैसी बातों पर रहे हैं, पॉलिसी जैसी नीति मीमांसा संबंधित विचार रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक विचारों की उन्होंने बात सबसे ज़्यादा की है, क्योंकि जो विचार पहले के थे वो प्राकृतिक थे। तो प्राकृतिक विचारों पर सभी विचार रखे जाते थे, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे कोई भी राजनीतिक हों, सब प्रकृति की देन थी। तो वहाँ के विचार थे और अब वर्तमान के विचार हैं, इसमें बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है दोनों में। क्योंकि समय के अनुसार जैसे परिवर्तन होता गया तो मनुष्य की आकांक्षाएं, उसमें परिवर्तन हुआ, मनुष्य की आकांक्षाएं और बढ़ती गई। ठीक है, निरंतर तकनीकी में विकास करते गए।
ठीक है, तो समय में क्या होता गया, बदलाव होता गया। तो अब वर्तमान के जो विचार हैं वो काफ़ी उन विचारों से काफ़ी अलग विचार हैं, भिन्न विचार हैं। तो उन विचारों को थोड़ा समझते हैं। इधर देखो, आधुनिक विचार की अगर हम बात करें तो आधुनिक में आप देखते हो कि सबसे पहला है भौतिकतावाद, यानी मैटेरियलिज्म। तो भौतिकतावाद का जो विचार आया है, जो फिजिकली आप देख सकते हो मैटेरियलिज्म, जिसमें आपने पढ़ा हो, जैसे तकनीकी है, तकनीक में आप देख सकते हो, ठीक है, साइंस, साइंस का जो दौर है वर्तमान में, ओके, इसी में आप देख सकते हो कि साइंस के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी तकनीकें आपको देखने को मिली हैं जो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती रही, और मनुष्य निरंतर इसमें गतिशील होता गया, तो मनुष्य इन प्रक्रियाओं में फंसता गया और वो निरंतर अपने विकास को करता गया। तो ये भौतिकतावाद है। भौतिकतावाद की है कि एक मटेरियल है कि जो चीज़ अगर कोई वर्तमान में दिख रही है, उपलब्ध है, तो उस पर जानने का प्रयास करते हैं, उसे खोजते हैं, उसमें जानने का प्रयास करते हैं, राइट। उसमें वो तत्व मौजूद हैं या कोई तत्व मीमांसा जैसे हम बात कर सकते हैं फिजिकली, तो वो चीज़ें मौजूद हैं वर्तमान में अगर देखा जाए। तो इस आधार पर इसमें वो प्रवचन किए जाते हैं, इसमें तर्कसंगत विचार लिए जाते हैं, ताकि यहाँ पर जो जो प्रवेश प्रपक्ष में अगर देखने को मिलता है ना, तो इन पे क्या है, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजियाँ हैं, उसमें आप रोबोट जैसी तकनीक ले सकते हो। बहुत सारे ऐसे सोर्स आ गए हैं जिसमें बहुत सारी खोजें हुई हैं, वैज्ञानिक खोजें की गई हैं। तो ये पूरा एक भौतिकतावाद के अंतर्गत हम लेते हैं, राइट। दूसरी चीज़ हम लेते हैं यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष। यहाँ पर धर्म की अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष की जो बातें हुई हैं पहले, वहाँ पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष जैसी कोई बातें नहीं होती थी, ठीक। यहाँ पे सद्गुणों जैसी बातें हुआ करती थी, धर्मनिरपेक्ष की कोई यहाँ पे बातें नहीं देखने को मिलती हैं, राइट। तो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष की भी बातें मिलने लगी। और आप देखोगे तो यहाँ पर संपत्ति, संपत्ति पे भी बल दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति पर भी बल दिया गया है। यहाँ पे अरस्तू ने भी संपत्ति पर बल दिया है, ऐसी बात नहीं है। और यहाँ पे ज़्यादा संपत्ति पे और बल दिया गया है, व्यक्तिवाद पे बल दिया गया है, ठीक, व्यक्तिवाद पर बल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। इसी में आप देख सकते हो नेशनलिज्म, यानी कि राष्ट्रीयता पे भी बल दिया गया है। तो ये जो परिवर्तन हुआ है समय के अनुसार, ये दोनों से कितना है, थोड़ा भिन्न है, राइट। ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे स्टेज है जो स्टेज जो राज हुआ करते थे, वो भले ही छोटे छोटे होते थे, लेकिन उनकी एक अपनी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, वो गणतांत्रिक व्यवस्थाएं थी, ठीक। तो वहाँ पर पहली व्यवस्था कौन थी, लोकतंत्र गणतंत्र व्यवस्था थी, लोकतंत्र गणतंत्र की व्यवस्थाएं थी, ओके। तो ये कुछ देखने को मिलती है। लोकतंत्र गणतंत्र वर्तमान में भी है, लेकिन वहाँ का लोकतंत्र गणतंत्र और यहाँ के लोकतंत्र गणतंत्र में थोड़ी भिन्नता है। वो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो वहाँ का लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र अगर आप देखोगे तो ये गणतंत्र के रूप में था, ठीक, ये गणतंत्र के रूप में था। ताकि यहाँ पर देखा जाए तो मत देने वालों को सभी सभी मत नहीं दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग ही कुलीन लोग थे, वो मत देते थे। जबकि यहाँ का जो लोकतंत्र है, यहाँ का लोकतंत्र है, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जरूर है, लेकिन यहाँ पर मत देने का अधिकार सभी को है, मत देने का अधिकार यहाँ सभी को मिलता है, ओके। तो ये आप की पॉइंट लिख सकते हो, राइट, ये राइट डायरेक्शन का पॉइंट है, आप इसे लिख सकते हो। तो ये थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है वहाँ से और यहाँ से। अब बात हम ये करते हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो सब प्राकृतिक था, ठीक है। यहाँ पर जो था महिलाओं का इतना, मतलब कि महिलाओं का किसी विचार ने सम्मान किया है, किसी ने नहीं किया है, ये थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखोगे तो थोड़ा महिलाओं में लेकर के रिस्पेक्टेबल देखने को मिलती है, सम्मान उनका मिलता है, ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ भी महिलाओं की स्थितियों में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार तो नहीं हुए हैं, लेकिन निरंतरता जब बदलती गई तो परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो भिन्नताएं हैं वो बेसिकली ये आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि उस समय का विचार कैसा था और वर्तमान का समय कैसा है। उस समय का विचार सद्गुणी, नैतिकता जैसी बातें, प्राकृतिक जैसी बातें हुआ करती थी, दार्शनिक राज्य जैसी बातें हुआ करती थी, ठीक है। ऐसा वर्तमान में तो देखने को नहीं मिलता है, राइट। तो ये कुछ एक्शन हैं, दूसरे में आप बदलाव कर सकते हैं, दूसरे में आप परिवर्तन देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या डिफ्रेंशिएट है दोनों में, बेसिकली समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि मैकियावेली के विचार हमको पढ़ना है। तो मैकियावेली के अगर हम विचार की बात करें तो मैकियावेली के जो विचार रहे हैं वो काफ़ी व्यवहारिक विचार थे, क्योंकि ये जो व्यक्ति था एक्चुअली में कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक जिसे बोलते हैं, कूटनीतिक व्यक्ति था। क्योंकि ये व्यक्ति जहाँ तक देखा जाए तो
तो ये जो दूसरे राज्य हुआ करते थे, तो दूसरे राज्य के जो राजा होते थे उनसे ये काफ़ी प्रभावित था, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो राज्य राज्य जो थे काफ़ी शक्तिशाली थे, वहाँ के राज्य जो थे शक्तिशाली थे। जबकि जिस राज्य में ये रहता था, यहाँ का जो राज्य था वो कई भागों में विभाजित था। तो हम कह सकते हैं कि इसका ये जो जिस क्षेत्र में रहता था उसका नाम इटली। तो इटली एक मतलब देख सकते हो जो देश था, इस इटली पर देखा जाए तो शक्तिशाली राजा का अभाव था। शक्तिशाली राजा का अभाव था, क्योंकि आप देख सकते हो इटली जो था वो कई भागों में विभाजित था। इटली जो था वो कई भागों में विभाजित था, जिसमें आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि फ्लोरेंस स्टेट में, नेपल्स में लिख लो यहाँ पे, फ्लोरेंस स्टेट है, नेपल्स है, वेनिस, वेनिसा, चर्च, मिलान, ये कुछ राज्य छोटे छोटे टुकड़े थे जो इटली के कई टुकड़ों में विभाजित था। तो ये टुकड़े विभाजित क्यों था, इसका रीजन वो ये मानते थे मैकियावेली कि यहाँ पर शक्तिशाली जो राजा है उसका अभाव है, क्योंकि एक शक्तिशाली राजा ही क्या कर सकता है, इनको एकीकृत कर सकता है, एकता एक राज्य की एकता को बांध सकता है, ताकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं थोड़ा दृढ़ हो सके, मजबूत हो सकें। तो वो ऐसा मानते थे मैकियावेली, तो इन चीज़ों से प्रभावित थे, क्योंकि एक तो राज्य की एकता थी वो छिन्न भिन्न थी, क्योंकि वो कई सारे टुकड़ों में विभाजित था। दूसरी बात थी कि यहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी स्वार्थी थे, क्योंकि वो संपत्ति के प्रति स्वार्थी थे। ठीक, एक दूसरे के सम्मान की यहाँ पे कमी थी, सम्मान की कमी थी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर तीसरी बात की जाए तो यहाँ पे चर्च का भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव था। चर्च यानी कि चर्च को अगर बात की जाए, पोप, जो यहाँ पे देखा जाए तो धर्म व्यवस्था ज़्यादा मौजूद थी। ठीक, लेकिन ये धर्म जो था वो पतन की ओर था, राइट। धर्म जो था वो एक सुधार की ओर था। ये जो धर्म था ज़्यादा लौकिक पालौकिक जैसी बातों पर विश्वास करता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे जैसे आत्मा, परमात्मा, इनकी बातें हुआ करती थी। तो आप ये चीज़ें समझ सकते हो कि इसकी वजह से क्या है कि मैकियावेली का जो राज्य था वो छिन्न भिन्न था। तो यहाँ पर जो मैकियावेली था वो इन चीज़ों से काफ़ी प्रभावित था। एक तो यहाँ की राज्य की एकता छिन्न भिन्न थी, दूसरी बात लोग स्वार्थी थे, संपत्ति के प्रति ज़्यादा अपना वो भाव रखते थे, एक दूसरे को मारपीट भी करते थे। तीसरी बात है आपस में प्रेम संबंध, ये कुछ नहीं देखने को मिलता है वहाँ पे। और चौथी बात चर्च का वहाँ प्रभाव रहा है। चर्च देखा जाए पोप जो थे हुआ करते थे, वो फ्रांस के देखा हो आपने, जो निश्चित रूप से पूरे यूरोप में क्या करते थे, अधिकार करते थे। तो यहाँ पर जो चर्च था वो धर्म से संबंधित था, तो ये धर्म की बातें ही करते थे, राइट। तो इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है मैकियावेली पे। और अगर आप देखना चाहोगे तो बहुत सारे यहाँ पे मैकियावेली के चिंतन में देखा जाए तो राजनीतिक अस्थिरता सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। यानी क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा एक राजा नहीं था ताकि वो इस यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको संचालित कर सके। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ये मैकियावेली को प्रभावित करती थी। मैकियावेली इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, क्योंकि ये उसको लगता है कि हमारा जो राज्य है वो विभाजित इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ राज्य पे शक्तिशाली राजा नहीं है, और जो लोग हैं वो स्वार्थी हैं, वो संपत्ति के प्रति ज़्यादा अपना प्रेम पसंद करते हैं, एक दूसरे में बंधुत्व की कमी है, और जो उनका परस्पर व्यवहार है, संबंध है, उसमें भी समान एक कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से ये मैकियावेली काफ़ी प्रभावित था। तो ये आप चीज़ समझ सकते हो, ये काफ़ी पॉइंट है जिनकी वजह से मैकियावेली प्रभावित होता है। और ये है चाइल्ड ऑफ एज, यानी कि अपने अपने एज में यानी बचपन में उसने जिन चीज़ों को देखा, वो जिस चीज़ों से गुजरा, तो वो उस प्रकार का समझता है। तो ये बातें जो लिखता है वो समझता है, लिखता है तो वो लिखता है प्रिंस में। जो उनकी एक पुस्तक है प्रिंस, का अर्थ होता है राजकुमार।
यानी कि राजा कैसा होना चाहिए वो चीज़ें प्रिंस में उन्होंने दी हैं, लेकिन ये किन चीज़ों से प्रभावित था, किन किन विषयों से प्रभावित था, वहाँ की स्थिति कैसी थी, राज्य की एकता, अखंडता, वहाँ वो खंडता, खंड खंड राज्य खंड खंड था, लोगों में आपसी प्रेम संबंध की कमी थी, संपत्ति प्रति लोग ज़्यादा समर्पण भी थे। दूसरी बात है कि चर्च का भी प्रभाव सबसे ज़्यादा था। और चौथी बात है कि यहाँ पर आप देखोगे तो बाहरी युद्ध होते थे, तो यहाँ पर बाहरी आक्रमण होते थे, जैसे कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, यहाँ के जो राजा होते थे काफ़ी शक्तिशाली थे। ठीक, यहाँ के राजा काफ़ी शक्तिशाली से, जैसे आपने नाम सुना हो, आ, जो एक राजा हुआ करते थे, उनका अगर आप नाम लिखना चाहो लिख सकते हो। उन्होंने बोरियो, सीजन बोरियो लिख लो आप, सीजन बोरियो राजा था। ये काफ़ी शक्तिशाली राजा था, तो इससे ये प्रभावित था, क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्था थी काफ़ी देखा जाए तो राज्य के अंतर्गत होती थी, तो इससे भी प्रभावित था। तो वो चाहता था कि ऐसा ही एक शक्तिशाली राजा इटली को भी आवश्यकता है, ताकि इटली की जो एकता है वो निर्भर बनी रहे, एकता है वो सुनिश्चित की जा सके। तो इन चीज़ों को लेकर के मैकियावेली के अपने जो एक व्यवहारिक विचार हैं वो अपने रखता है। तो वो कई कई भिन्न भिन्न तरीक़ों से रखता है। एक तो वो सद्गुण से संबंधित उसके विचार क्या थे, राज से संबंधित उसके विचार क्या थे, इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष उसके विचार क्या थे, ठीक, मनुष्य को लेकर के उसके विचार क्या थे, ठीक है। तो और आप इन चीज़ों को अगर आप समझोगे तो स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हो कि मैकियावेली के जो अपने एक विचार रहे हैं, मंतव्य रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से लोगों को जागृत किया, राज्य की एकता के लिए जो विचारों का प्रयास किया। दूसरी बात, किन किन लोगों ने इनका समर्थन किया और आलोचनाएं की, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। चलिए, तो क्या है, देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इनके जो विचार थे पहले, वो नैतिक से किस प्रकार से संबंध रखते हैं, नैतिकतावादी विचार इनके थे कि नहीं थे, यानी कि नैतिक यानी कि सद्गुणी संबंधित इनके विचार किस प्रकार के थे, नैतिकता यानी कि मोरालिटी से संबंधित इनके विचार किस प्रकार के थे, और मोरालिटी अगर थी तो किस में थी, और मोरालिटी थी नहीं थी तो किस में नहीं थी। थोड़ा समझते हैं। देखो, अगर इन्होंने नैतिकता की अगर बात की जाए तो नैतिकता को इन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया है। एक इस नैतिकता से वो तटस्थ रहे हैं, यानी कि वो नैतिकता को ऐसा नहीं है कि वो मानते नहीं थे, नैतिकता को मानते थे, लेकिन वो तटस्थ रहे हैं। यानी कि तटस्थ का अर्थ ये है कि कोई भी नैतिक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी नैतिक व्यक्ति हो सकता है और होना भी चाहिए, कोई भी नैतिक व्यक्ति हो सकता है और होना भी चाहिए। ठीक, कोई भी नैतिक व्यक्ति हो सकता है और होना भी चाहिए, और उसका साध है, उसे एक निश्चित साध बनाना चाहिए, ना कि साधन। उसका एक निश्चित साध होना चाहिए। ठीक, साधन नहीं होना चाहिए, उसका एक निश्चित साध होना चाहिए, सीधा अपना एक गोल होना चाहिए, लक्ष्य। ठीक, उसको भेदने की इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो अगर वो चीज़ें नैतिकता से आती हैं तो व्यक्ति को नैतिक होना चाहिए। लेकिन इन्होंने देखा जाए, जो राजा है उनको नैतिकता की बात नहीं कही है, क्योंकि राजा नैतिक सद्गुणी नहीं हो सकता। अगर राजा नैतिक सद्गुणी होगा तो निश्चित तौर पर उसका हृदय है वो दार्शनिक बन जाएगा, और वो लोगों के प्रति तटस्थ, या लोगों के प्रति अपनी नीति है या पॉलिसी है जो भी है वो कठोर रूप से लागू नहीं कर पाएगा। यानी कि राजा को एक, यहाँ पे राजा को इन्होंने नैतिकता से नहीं जोड़ा है, राजा को यहाँ से नैतिकता से विहीन रखा है, क्योंकि राजा जो है वो नैतिक सद्गुणी नहीं हो सकता है, और जो व्यक्ति है वहाँ पे जो एक समाज है, ठीक है, वो नैतिक सद्गुणी हो सकता है। तो इन्होंने नैतिकता को बिल्कुल नकारा नहीं है, मतलब ऐसे ही नहीं इन्होंने बात की है कि नैतिकता मतलब होनी नहीं चाहिए, या नैतिकता के विरोधी थे, बिल्कुल विरोधी नहीं थे। ये बात अगर देखी जाए तो तो इस बात को लेकर के देखा जाए तो ये बात उन्होंने भी बोली है, ठीक है। बर्लिन ने ये बात कही है, बर्लिन ने एक बात कही है, बर्लिन जो थे, बर्लिन ने कहा है कि जो मैकियावेली था, वो एक्चुअली में नैतिकता विरोधी नहीं था, जबकि नैतिकता से वो तटस्थ था।
उन्होंने नैतिकता की तटस्थ का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो नैतिकता को मानता नहीं था, मानता था, लेकिन वो राज्य विशेष के लिए नैतिकता को नहीं मानता था। यानी कि राज्य में जो व्यक्ति शासन करेगा वो नैतिक सद्गुणी नहीं होगा, वो नैतिक सद्गुणी नहीं होगा। अगर वो नैतिक सद्गुणी होगा तो निश्चित तौर पर है कि उस पर बाहरी हमले होंगे, बाहरी आक्रमण होगा, और वो उसके अंदर दया, करुणा, ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और ये निश्चित तौर पर जो राज्य है वो एकता के गांठ में नहीं बंध पाएगा। इसका मतलब ये है कि राजा जो होगा वो तटस्थ एवं कठोर होगा। और निरंकुश राजा की बात की है, सुनना, अभी हम आपको आगे डिटेल बताएंगे राजा के संदर्भ में। पहले इतना समझ लो कि नैतिकता के संदर्भ में उनके विचार किस प्रकार के थे, ठीक है। तो इसी के वजह से देखा जाए तो इन्होंने नैतिकता को सशस्त्र के रूप में रखा और लोगों को जागरूक कराया कि नैतिकता से लोग हो सकते हैं लेकिन राजा नहीं हो सकता है। तो इसलिए नैतिकता से अगर राजा अगर होता है तो निश्चित तौर पर अगर वो शासन करेगा तो उस शासन पर अंकुशता देखने को मिलेगी, और बाहरी आक्रमण या लोगों के बीच जो एक बहुत सारी नैतिक त्रुटियां हैं वो बढ़ती जाएंगी, तो राजा उन चीज़ों को तटस्थ रूप से नियंत्रण नहीं कर पाएगा। इस वजह से राजा को नैतिक युक्त व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो ये बातें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। नैतिक संबंधी जो विचार रहे हैं वो आप समझ सकते हो। अगर अगर ये लोग नैतिक युक्त रहेंगे तो निश्चित तौर पर ये राजा की आवाज़ बनेंगे, ईश्वरीय आवाज़ बनेंगे, राजा के लिए ईश्वरीय आवाज़ बनेंगे, ठीक है। क्योंकि नैतिक व्यक्ति होता है वो ईश्वर की बात करता है, ठीक, ईश्वर संबंधी बात करता है, ठीक है, और सद्गुणी संबंधी बात करता है। अगर ये लोग नैतिक सद्गुणी होंगे, ठीक, ये लोग नैतिक सद्गुणी होंगे तो अवश्य ही इस राजा की आप प्रशंसा करेंगे, इस राजा के प्रति संबंध प्रेम व्यवहार रखेंगे, ठीक है। अगर राजा ही सद्गुणी होगा तो निश्चित तौर पर है कि वो राजा इनके प्रति प्रेम व्यवहार रखेगा तो वो राज्य शासन नहीं चल पाएगा। इसलिए राजा को कठोर दृढ़ होना चाहिए, तो उसे नैतिकता से तटस्थ होना चाहिए। तो मैकियावेली के जो विचार रहे हैं वो नैतिकता संबंधी आप देख सकते हो। चलिए, उम्मीद करते हैं नैतिकता संबंधी विचार आपको मैकियावेली के बारे में समझ में आ गए होंगे। दूसरी बात हम करते हैं इसमें, दूसरी बात अगर देखा जाए तो राज्य संबंधी इनके विचार कैसे थे, सॉरी, राजा संबंधी थोड़ा विचार पढ़ लेते हैं कि राजा को कैसा होना चाहिए, राजा को किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए। देखो, राजा के लिए इन्होंने कुछ मानदंड दिए हैं कि राजा जो है वो हिंसात्मक प्रयोग भी कर सकता है। यानी कि अगर राजा चाहे तो हिंसात्मक प्रयोग कर सकता है अपने शासन को, शासन कला को विकसित करने के लिए, अपने शासन को मजबूत करने के लिए वो राजा क्या कर सकता है, मजबूत कर सकता है। तथा दूसरी बात है वो जबरन जबरन सैनिक को भर्ती कर सकता है, राजा सैनिक को भर्ती कर सकता है जबरन, राइट। तीसरी बात है इसमें, मतलब कठोर राजा की बात कही है ना इन्होंने शक्तिशाली राजा की बात कही है। अगर शक्तिशाली राजा होगा तो निश्चित तौर पर वो राज्य की एकता है, उसकी अखंडता है, वो सुनिश्चित बनाए रखेगा, एवं उसकी संप्रभुता है तो उसको क्या बनाए रखेगा, एक सुनिश्चित रखेगा। तो इसकी वजह से इन्होंने जो राजा की बात कही है वो कठोरतावादी यानी कि निरंकुश राजा की बात कही है। ओके, तो वो राजा अपने राज्य को मजबूत करने के लिए, अपने राज्य की व्यवस्थाओं को, वहाँ की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अगर वो किसी प्रकार के हिंसात्मक गतिविधियाँ अपनाता है तो वो कर सकता है, एक हिंसात्मक गतिविधियाँ कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये है उन्होंने कही है कि राजा अगर कोई कार्य अगर नैतिक संबंधी है, जैसे नैतिक साधनों के माध्यम से अगर राज्य को एक किया जाए, राज्य को एक अगर नैतिक साधनों के तहत किया जा सकता है तो वो कर सकता है। यानी कि इन्होंने देखा जाए तो राज्य की एकता में नैतिकता को भी रखा है, ऐसी बात नहीं है, नैतिकता को रखा है उन्होंने, मॉरलिटी को रखा है। अगर शासन कला में उसके विकास के लिए, उसकी संचालन व्यवस्था के लिए, सिक्योरिटी के लिए अगर वो नैतिक साधनों का प्रयोग करता है, अगर नैतिक साधनों के माध्यम से अगर सुरक्षा हो सकती है या नैतिक साधनों के माध्यम से किसी भी व्यवस्था को संचालित किया जा सकता है तो राजा उसके लिए स्वतंत्र है। वो किसी भी नैतिक साधनों के माध्यम से अपने राज्य की विशेषताओं को मजबूत कर सकता है, राज्य की स्थिरता को रख सकता है, राज्य की गतिविधियाँ को प्रासंगिक एवं उनमें व्यवहारवादी नीतियों को भी एक सुसज्जित कर सकता है। तो ये चीज़ें इन्होंने बोली हैं
मैकियावेली ने। राइट, तो ये आप समझ सकते हो। तो मैकियावेली के जो विचार रहे हैं काफ़ी प्रासंगिक हैं इस चीज़ को लेकर के, कि इन्होंने नैतिक राजा को तो नैतिक सद्गुण नहीं माना है, लेकिन अगर राजा कोई भी विचार, कोई भी ऐसे कृत्य हैं जो शासन को मजबूत करते हैं, तो उसमें वो नैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है। अगर वो नैतिक साधनों के माध्यम से, अगर राज्य की एकता अगर हो जाती है, अगर राज्य की एकता नैतिक साधनों के माध्यम से अगर होती है, तो निश्चित तौर पे वो राजा नैतिक साधनों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन स्वयं नैतिक सद्गुणी नहीं हो सकता। ये बात आप समझ सकते हो स्पष्ट रूप। तो राजा ने इन चीज़ों की बात कही है। दूसरी बात उन्होंने राजा के लेकर के कही है कि अगर राजा चाहे, ठीक, राजा अगर चाहता है तो जो धर्म है, ठीक, धर्म को सामाजिक, क्योंकि उस समय देखा जाए तो धर्म का बोलबाला था ना, धर्म, क्योंकि पहले धर्म सुधार की ओर चल रहा था, ठीक है, तो धर्म सुधार की ओर चल रहा था, तो धर्म में देखा जाए तो राजा जो था वहाँ के जो थे चर्च था, ठीक, लेकिन उन्होंने यही बात कही कि इस धर्म का प्रयोग राजनीति में करना चाहिए, ठीक, राजनीति एकता में ये धर्म का प्रयोग करना चाहिए, और ये धर्म जो है वो सामाजिक और राजनीतिक होना चाहिए। सामाजिक राजनीतिक होना चाहिए का मतलब ये है कि जो धर्म है वो कोई ऐसी लौकिक जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात है, जो धर्म है ऐसी बात नहीं कि धर्म से तटस्थ थे, अभी हम आगे थोड़ा क्लियर करेंगे, लेकिन जो राजा को, मतलब कि राजा को एक अपनी शक्तिशाली बनने के लिए, राजा को एक महान बनने के लिए उसे जो शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए वो कर सकता है, जिसमें चाहे वो धर्म से जुड़ी हो, चाहे नैतिकता से जुड़ी हो, चाहे वो किसी से भी जुड़ी हो, ठीक है। तो धर्म का जो प्रयोग है, ठीक, धर्म का जो प्रयोग है वो राजनीतिकीकरण में करना चाहिए, यानी कि राजनीति सामाजिक व्यवस्था में धर्म का उचित प्रयोग करना चाहिए, ना कि धर्म की अपनी एक मीमांसा को वहाँ पर फैलाना चाहिए। ये बातें इन्होंने नहीं की हैं, जबकि कही है कि धर्म का एक उचित प्रयोग राजनीतिक और सामाजिकरण में करना चाहिए। तो उसके तहत अगर राजा अगर चाहता है तो धर्म का सामाजिकरण, राजनीतिकरण कर सकता है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी कि उन्होंने राजा संबंधी विचार किस प्रकार के दिए हैं, क्योंकि राजा हमेशा ये चाहता था कि, राजा से संबंधित उन्होंने विचार ये रखे हैं कि राजा कैसा होना चाहिए, राजा को अपनी सुरक्षा बनाए रखना चाहिए, संपत्ति की सुरक्षा रखनी चाहिए। तो इसके लिए मजबूत राज्य को बनाने के लिए वो कोई भी कदम उठा सकता है, अगर वो कदम उसके राजनीतिकरण एवं राज्य व्यवस्था को मजबूत करने के पर्पज से हैं तो। चलिए, तो आप समझ सकते हो। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जो राजा है वो सैन्य कला में, इसमें गुणवत्तापूर्ण मतलब होना चाहिए, लेकिन नैतिक सद्गुणी की बात नहीं कही है। सैन्य कला में कठोर होना चाहिए, सैन्य का उसे ज्ञान होना चाहिए, कला सैन्य की मतलब कि जो सेना होती नहीं है तो उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसमें कला होनी चाहिए, मतलब किस प्रकार से शासन को संचालित करना है, कूटनीति कैसे करना है, क्योंकि वो पहले ही डिप्लोमेटिक था, क्योंकि वो अदर जो जो इटली के बाहर के जो देश हुआ करते थे, फ्रांस है, ब्रिटेन है, तो वहाँ के जो राजा थे उनसे ही प्रभावित था ना, तो वहाँ के राजा बहुत शक्तिशाली होते थे, ठीक, वो देश की व्यवस्था कैसे संचालित कर देते। तो उस हिसाब से ये इटली में भी यही चाहता था कि हमारी जो राज्य की एकता है वो कायम हो सके, और हमारे यहाँ पे भी एक शक्तिशाली जो अभाव है, राजा का अभाव है, वो एक शक्तिशाली राजा की उत्पत्ति हो, ताकि हमारी यहाँ की जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चल सके। तो इस पर्पज से इन्होंने राजा को एक, देख सकते हो तो निरंकुश राजा की बात कही है। दूसरी बात है कि यहाँ राजा को जो सेना होती थी वो बात कर सकती थी, सेना अपनी बात रख सकती थी, ठीक है, राजा से संबंधित जो वहाँ के लोग थे, ठीक, जो जनता थी वो राजा से अपनी बात रख सकती थी। ये सब इन्होंने खुली दी है, यानी छूट दी है कि राजा से अपनी बात सकती थी। अगर राजा वो चीज़ को मानता है तो ठीक, नहीं मानता है तो कोई बात नहीं, लेकिन राजा पे प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, राजा को मतलब दबाव में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि राजा जो एक है वो शक्तिशाली है, वो राज्य की एक प्राथमिकता को समझता है, राज्य की व्यवस्था को समझता है, राज्य की संपत्ति सुरक्षा को उसके हाथ में होती है। तो इस वजह से राजा एक कठोर होना चाहिए, तो राजा पर किसी प्रकार का कोई बाहरी दबाव नहीं होना चाहिए। तो ये बातें इन्होंने कही हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी। चलो, तो अब हम बात करते हैं इनके
राज्य संबंधी विचार कैसे थे? राज्य संबंधी विचार की अगर हम बात करते हैं, पहला मैंने समझा नैतिकता संबंधी विचार, नैतिकता संबंधी विचार। दूसरे विचार जो हैं, राजा कैसा होना चाहिए, राजा संबंधी विचार, राजा संबंधित जो विचार हैं उनके। तीसरे अगर विचार की बात करें तो राज्य संबंधी विचार कैसे होने चाहिए, यानी कि राज्य कैसा होना चाहिए। तो राज्य को समझने के लिए पहली बात तो ये पंथ निरपेक्ष की बात करते हैं, यानी कि धर्मनिरपेक्ष, या आप ऐसे बोल सकते हो धर्मनिरपेक्ष। एक ऐसी बात नहीं है कि धर्म को मानते नहीं थे, धर्म को नहीं मानते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये एक धर्म को एक राजनीतिक और समाजीकरण की बात करते हैं, राजनीतिकरण और समाजीकरण की बात करते हैं। अगर इस धर्म का सही उपयोग राज्य में किया जाए तो निश्चित तौर पर राज्य में सुधार हो जाएगा। तो ये धर्म की बात राजनीतिकरण में करते हैं, ना कि ये पर्सपेक्टिव देखा जाए अपने एक धर्म की बात, कुछ जो लौकिक पारलौकिक जो बातें होती हैं उसमें, ना ही कोई व्यक्ति विशेष में धर्म की बात की बोल रहे हैं। ठीक, तो इसलिए इनका जो राज्य था वो पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात करते हैं। लेकिन अरस्तु प्लेटो वगैरह हैं उसमें ये धर्मनिरपेक्ष या राजनिरपेक्ष की कोई बात नहीं मिलती है, ये बात याद रख लें थोड़ा। ओके, और अगर हम बात करें राज्य संबंधी विचार इनके कैसे था, क्योंकि ये राज्य का एकीकरण चाहते थे। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने, मैंने आपको बताया था कि राज्य के एकीकरण के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए धर्म की जो सामाजिक व्यवस्था है, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिकरण किया जाए तो भी राजा कर सकता था, क्योंकि राज्य को मजबूत बनाना था। ठीक है, राज्य की सुरक्षा रखना था, राज्य की संपत्ति को बनाए रखना था। तो इसलिए राज्य को कोई अपना एक धर्म नहीं, मतलब राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, ये राज्य धर्म से तटस्थ होगा, धर्म से भी तटस्थ राज्य माना जाएगा। यानी कि जो पोप है, पोप कैसा था पहले, पोप जो चर्च है वो आपने देखा हो, चर्च ये धर्मयुक्त था, और यहाँ पर देखा जाए तो धर्म से ही संबंधित सब बातें होती थी। ईश्वर क्या है, ईश्वर कैसा है, ईश्वर क्या है, ईश्वर से लौकिक पारलौकिक जैसी विचार हुआ करते थे, क्योंकि वो धर्म से ही युक्त था, उसे ही शिक्षा देता था। ठीक, तो उस समय बोलबाला धर्म से था। तो अब बात ये आती है कि इसमें कैसे सुधार किया जाए, तो उसमें इन्होंने राजा को मतलब वहाँ राज्य को इन्होंने धर्मनिरपेक्ष रखा, धर्म से युक्त नहीं रखा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, लेकिन धर्म का जो प्रयोग है वो राजनीतिक और सामाजिकरण में किया जा सकता है। तो इनके जो विचार रहे हैं वो राज्य संबंधी विचार इस प्रकार के रहे हैं, थोड़ा आप समझ सकते हो, क्योंकि ये चाहते ही थे कि राज्य शक्तिशाली बनेगा, वहाँ का राजा शक्तिशाली बनेगा तो 100% राज्य भी शक्तिशाली बनेगा। तो इनके विचार जो हैं ये आप समझ सकते हो कि इनके राज्य के विचार किस प्रकार के थे। राज्य को ये मजबूत बनाना चाहते थे, धर्मनिरपेक्ष इन्होंने राज्य को रखा। ठीक है, धर्म का प्रयोग उन्होंने राजनीतिक समाजीकरण में करने का प्रयास किया। ओके, और देखा जाए तो इस राज्य को मजबूत करने के लिए, राज्य को मजबूत करने के लिए एक संपत्ति जो है उसकी सुरक्षा करनी थी। तो संपत्ति जो होती थी ये टैक्स के माध्यम से ले सकते थे, राजा टैक्स ले सकता था। ठीक, क्योंकि कोई भी व्यवस्था है उसको संचालित करना है तो वहाँ से टैक्स तो मिलेगा, या टैक्स नहीं मिलेगा तो राज्य कैसे संचालित होगा। तो उन्होंने टैक्स की व्यवस्था को रखा था। तो राज्य संबंधी जो विचार हैं उनके अंदर आप टैक्स को भी ले सकते हो, ठीक, संपत्ति की सुरक्षा रख सकते हैं। ये राज्य के विचार हैं, राज्य संबंधी विचार हैं। इन्होंने राज्य के प्रांगण में इन्होंने किस प्रकार की एक विचारों को रखा, मजबूती आधार प्रदान की, तो वो आप समझ सकते हो। राइट, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि मैकियावेली के विचार कैसे थे, उन पर क्या इस प्रकार का प्रभाव था, उनके नैतिकता संबंधी विचार क्या थे, राज्य संबंधी इनके विचार किस प्रकार के थे। राइट, इसके बाद राजा संबंधी इनके विचार किस प्रकार के थे, थोड़ा आप समझ सकते हो। मानव संबंधी विचार इनके कैसे थे, यानी मनुष्य जो है किस प्रकार का है, मनुष्य संबंधी विचार। अगर हम मनुष्य संबंधी विचार की बात करें तो आप समझिएगा, मनुष्य संबंधी विचार में देखा जाए तो यहाँ के जो मनुष्य थे वो स्वार्थी थे। ठीक, मनुष्य कैसे थे, स्वार्थी बताया है, क्योंकि ये लालची है। ठीक, लालची है, दुष्ट है, क्योंकि इसे संपत्ति से ज़्यादा प्रेम था। ठीक है, तो ये संपत्ति से ज़्यादा लगाव रखता था। तो इसलिए इन्होंने मनुष्य को 4 भागों में समझाने का प्रयास किया। जैसे प्यार, कि मनुष्य के अंदर प्यार है कि नहीं, ये कैसा है। फियर की बात करते हैं। ठीक, तीसरी अगर बात देखी जाए तो इसी में
आप लिख सकते हो कंटेंट घृणा, कंटेंट घृणा, ठीक है। इसमें से ये दो बातें हैं, ये व्यवहारिक व्यवहारिक बातें हैं, ठीक। ये बातें हैं दो व्यवहारिक हैं। भले ही ना अगर आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो तो एक दो बार अगर आप देखोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मनुष्य के जो विचार थे, इन्होंने मनुष्य संबंधी विचार, मनुष्य कैसा है, मनुष्य कैसा है, तो मनुष्य कैसा है, मनुष्य स्वार्थी है, लालची है, दुष्ट है, संपत्ति बुद्धि से प्रेम है, दूसरी बात है उसमें प्यार फियर ये सब है, तो वो एक व्यवहारिक बातें की हैं। उसमें घृणा है, नफरत है, कंटेंट है, ये चीज़ें इन्होंने बातें बोली हैं मनुष्य के परिप्रेक्ष्य में, राइट। क्योंकि लेकिन लेकिन इनको मनुष्य को अगर वो दुष्ट है, अगर वो स्वार्थी है, लालची है, तो इस पे नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो इस पे नियंत्रण करने के लिए उन्होंने भय की बात कही है कि राजा भय के माध्यम से, है नहीं यानी कि भय भय को दिखाकर भय को दिखाकर क्या करेगा, इन पे मनुष्यों पर नियंत्रण करेगा, मनुष्यों को नियंत्रण करेगा, इस पे शासन करेगा, ठीक। जो मनुष्य रहेंगे वो राजा से भय रहेगा, यानी कि राजा इनको भय का मतलब भयभूत, इनको भयभीत करेगा, इनको मतलब एक भय में डराएगा, ठीक है, सेना के माध्यम से, किसी भी माध्यम से, ठीक है, इन्हें वंचित कर सकता है। तो ये राजा जो था, इन्हें मनुष्य को किस प्रकार से नियंत्रण करना है, क्योंकि ये लालची हैं, स्वार्थी हैं, ठीक, संपत्ति प्रति इनको ज़्यादा लगाव है, तो इनको नियंत्रण करने के लिए राजा अगर भय भी कर सकता था तो वो करने के लिए तैयार था, ठीक। तो इस प्रकार की बातें इन्होंने बोली हैं। राज्य संबंध मनुष्य संबंधी इनके विचार जो थे वो इस प्रकार के थे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक। तो इसी वजह से सेबाइन ने बात बोली है, सेबाइन ने कहा है कि मैकियावेली का जो मनुष्य है, मैकियावेली के जो मनुष्य संबंधी जो विचार हैं वो सार्वभौमिक हैं, सार्वभौमिक हैं। इसका अर्थ ये है कि जो इटली है, इटली में ही जो व्यक्ति हुए, इटली में जो व्यक्ति हैं वही अकेले स्वार्थी नहीं है, वही अकेले स्वार्थी नहीं है, यानी कि उस समय के हर व्यक्ति क्या है, स्वार्थी, उन्होंने बताया हर व्यक्ति क्या है, दुष्ट है। तो इस वजह से सेबाइन ने ये बात बोली है कि मैकियावेली के जो विचार हैं वो सार्वभौमवाद को प्रतिपादित करते हैं, कैसे करते हैं, सार्वभौमवाद, यानी कि ये सभी के लिए एक समान है, सभी जो भी व्यक्ति हैं उस समय जीवन यापन कर रहे थे वो कैसे हैं, स्वार्थी हैं, दुष्ट हैं, लालची हैं, संपत्ति प्रति ज़्यादा लगाव रखते हैं। तो इनको नियंत्रण कैसे करना है, तो उसके लिए राजा को मतलब मजबूत होना चाहिए, राजा एक शक्तिशाली होना चाहिए, और इन पर नियंत्रण अगर करना है तो वो राजा इनको भय के माध्यम से नियंत्रण करेगा, या भय के माध्यम से नियंत्रण कर सकता है, भय दिखा सकता है, उन्हें डरा सकता है, या उनकी संपत्ति को छीन सकता है, राइट। तो ऐसे विचार उन्होंने रखे थे, किसने, मैकियावेली ने, राजा के संबंधी विचार। जो प्रिंस में एक इनकी पुस्तक है, प्रिंस, जो प्रिंस एक पुस्तक है, इसमें इन्होंने ये विचार स्पष्ट किए हैं, ओके। तो मुझे लगता है ये चीज़ें आप समझ सकते हो। चलिए, तो मनुष्य संबंधी जो विचार हैं काफ़ी अनुभविक हैं, तो इन्होंने एक पद्धति का भी प्रयोग किया है, अनुभव पद्धति। तो अनुभव पद्धति एक्चुअली में देखी जाए तो वो यहीं पे लागू होती है कि अनुभव के आधार पर, यानी कि मनुष्य का जो विचार है, मनुष्य की जो कुछ आकांक्षाएं हैं वो किस प्रकार से पूरी होनी चाहिए, ठीक, या वो आकांक्षाओं के साथ साथ राज्य व्यवस्था में उनके जो मंतव्य हैं वो किस प्रकार से होने चाहिए। तो इनको लेकर के इन अनुभव पद्धति का प्रयोग किया है, और अनुभव पद्धति में देखे जाएं तो यही विचार आते हैं, व्यक्ति स्वार्थी है, लालची है, दुष्ट है, तो वो इन्होंने अनुभव पद्धति का भी प्रयोग किया है, ओके। ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको स्पष्ट हो गए होंगे कि इनके जो नैतिक संबंधी विचार क्या थे, राजा से संबंधित इनके विचार क्या थे, राज्य संबंधी विचार इनके क्या थे। अगर धर्म की बात की जाए तो ये धर्म से तटस्थ थे, ऐसी बात नहीं कि धर्म को मानते नहीं थे, धर्म को ही मानते थे, धर्म को ये मानते थे, लेकिन ये धर्म को तो अगर देखा जाए तो एक निरपेक्ष के रूप में देखते थे, निरपेक्ष के रूप में, ठीक। ऐसा नहीं है कि धर्म जो है वो एक वास्तविक ही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें देखा जाए तो काफ़ी, अगर सापेक्ष की बात की जाए तो यहाँ पर हर लोग जो थे वो अपनी अपनी धर्म की बातें करते थे,
ठीक है। ईश्वर पर विश्वास, कहीं भूत प्रेत जैसी बातें, ये बातें थी, इन पे ये विश्वास नहीं करते थे, इसलिए ये धर्म को नकारते थे। तो धर्म को इन्होंने जो प्रयोग किया है वो एक्चुअली में राजनीति व्यवस्था को के अंतर्गत उन्होंने प्रयोग किया है, समाज व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने प्रयोग किया है। तो इसलिए इसलिए इनके जो विचार हैं, ठीक है, इसलिए इनके जो विचार हैं काफ़ी अनुभव पद्धति और सार्वभौमिक विचार हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर 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 देखा जाए तो ये जो विचार इनके रहे हैं, तो मैकियावेली मैकियावेली ने जो विरोध किया था धर्म से संबंधित, वो चर्च का विरोध किया था, क्योंकि जो चर्च था वो धर्म से प्रभावित था। तो चर्च का जो विरोध किया था वो इसीलिए विरोध किया था कि चर्च कहीं ना कहीं इटली में अपना पैर जमाए हुए था और वो धर्म संबंधी अपने प्रचार प्रसार करने में लगा था, ईसाई धर्म, ठीक, क्योंकि ये ईसाई धर्म था, तो ईसाई धर्म से प्रभावित था पूरा पोप। तो यहाँ पर देखा जाए तो प्रोटेस्टेंट धर्म था, ओके, प्रोटेस्टेंट धर्म का यहाँ पर बोलबाला था। तो ये प्रोटेस्टेंट धर्म था, बहुत ही वैसी बातें, मतलब कि कर्मकांड जैसी बातें और इन कृतियों जैसी बातों पे ज़्यादा दृढ़ विश्वास था। तो ये चीज़ों को लेकर के वहाँ पे प्रचार प्रसार हो रहा था, तो लोगों के बीच में ये बहुत ज़्यादा द्वंद्वता देखने को मिल रही थी, लोगों के बीच में संपत्ति को लेकर और धर्म को लेकर के। तो ये चाहते थे कि यहाँ मेरे इटली में जो अभी अस्थिरता है, लोगों के बीच में राज संबंधी अस्थिरता है, तो उसको कैसे नियंत्रण किया जाए। तो उन्होंने धर्म को ही नकार दिया, ठीक, और वो धर्म को राजनीतिक और सामाजिकरण में प्रयोग करने के लिए इन्होंने बोला। तो इसलिए इन्होंने चर्च का विरोध किया था। चर्च का विरोध इसीलिए किया था क्योंकि ये लोगों को धार्मिक शिक्षा दे रहा था वो, लेकिन धार्मिक जो शिक्षा थी वो एक्चुअली में ऐसी शिक्षा थी जो देखा जाए तो जो कर्मकांड जैसी विचार हैं और फालतू के ईसाइयत से संबंधित जो इनके विचार थे जो धार्मिक शिक्षा से, तो वो एक्चुअली में हर व्यक्ति को पसंद नहीं थे, लेकिन लोगों के बीच में किसी को पसंद थे। तो इस वजह से द्वंद्वता ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी, लोगों में कट्टरता आ रही थी, प्रेम बंधुत्व तो कोई रहा ही नहीं उसमें, ठीक है। तो स्वार्थी मनुष्य होता चला गया। तो इसकी वजह से इन्होंने इस धर्म की जो चर्च था, ये धर्म से मतलब जुड़ा हुआ था, तो इसकी क्या किया, इसने विरोध किया। और जो धर्म है, ठीक, वो धर्म है, उन्होंने वैसे धर्म का मतलब विरोध नहीं किया था, लेकिन चर्च का विरोध किया था। जो चर्च जिस धर्म को अपनाता है वो एक्चुअली में वो धर्म नहीं है, वो धर्म नहीं है, वो फालतू की प्रोटेस्टेंट जो धर्म था, क्योंकि ईसाई धर्म भी दो भागों में विभाजित हो गया, कैथोलिक प्रोटेस्टेंट धर्म। तो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत जैसे नैतिक कृतियों पे निर्भर था। तो वो लोगों के बीच में जो बातें फैलाते थे, तो वो बातें एक्चुअली में प्रासंगिक नहीं थी, वहाँ की इटली को लेकर प्रासंगिक नहीं थी। तो इन्होंने इस वजह से इस चर्च का विरोध किया था, ना कि धर्म का। तो धर्म से संबंधित इनके जो विचार हैं इस प्रकार के हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अगर आगे की अगर हम बात करें इनके विचार और देखा जाए तो इनकी पुस्तक एक और है, दूसरी पुस्तक है, लिखना चाहो लिख सकते हो, डिस्कोर्स। डिस्कोर्सेस जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इन्होंने राज्य के लोकतांत्रिक विचारों की बात कही है, लोकतांत्रिक या गणतंत्र की विचारों की बात कही है, ठीक, कि वहाँ का जो राजा है, ठीक, वो लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक कैसा होना चाहिए। तो इन्होंने बात कही, ये बाद की पुस्तक है। पहले तो उनके जो राज्य संबंधी विचार रहे हैं वो शक्तिशाली रहे हैं, काफ़ी पावरफुल रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर इनके जो विचार दिखते हैं राजा के अंतर्गत वो गणतांत्रिक भी दिखते हैं, लोकतांत्रिक। जैसे कि गणतांत्रिक में देखा जाए तो लोगों की इन्होंने बोला है कि समान सहभागिता रहेगी, लोगों की समान सहभागिता रहेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो नैतिक सद्गुणी रहेंगे, राजा सद्गुणी नहीं रहेगा लेकिन लोग रहेंगे, तो वो लोगों को क्या है, इनका एक समान सहभागिता रहेगी, ठीक है। ये बातें देखी जाए तो फाइटर के अनुसार हैं, ठीक है, फाइटर ने ये बातें बोली हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था है, फाइटर देख सकते हो, ये फाइटर ने ये बात कही है कि मैकियावेली के जो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक जो विचार रहे हैं वो लोगों को एक समान सहभागिता के लिए रहे हैं, सार्वभौमिकता के लिए रहे हैं, ठीक है, सार्वभौमिकता के लिए रहे हैं, ताकि वहाँ की जो शासन कला है, वहाँ की शासन कला है उसमें विश्वास रहे, शासन कला है उसमें एक विश्वास रहे, और लोगों के बीच एक प्रेम, लोगों के बीच प्रेम और राज्य के प्रति एक सत्यनिष्ठा या विचारात्मक सहभागिता एवं समान स्थिरता की मूल्यों में समानता देखने को मिलती रहे। इसकी वजह से राज्य जो रहेगा वो लोकतांत्रिक गणतांत्रिक रहेगा,
यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, लोग हैं, वो राजा के सामने अपने विचारों को रख सकता है। यानी कि जो राजा है, राजा ऐसा नहीं था, सही राजा निरंकुश था, लेकिन ये राजा जो था यहाँ पर देखे जाएं तो हर व्यक्ति के विचार सुनता था, हर व्यक्ति के विचार सुन सकता था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस पर एक्शन ले ही ले, ये आवश्यक नहीं था ना। तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि गणतांत्रिक व्यवस्था में कुछ चीज़ें, ये पॉइंट और व्यू देखने को मिलते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा ना, अगर गणतांत्रिक व्यवस्था रहेगी, उन्होंने मैकियावेली ने ये बात कही है, अगर गणतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था रहेगी तो इससे जो सरकार है, ठीक, सरकार है, सरकार पे विश्वास रहेगा, लोगों का विश्वास रहेगा, राजा विश्वास रहेगा, और निश्चित तौर पर देखा जाए तो वहाँ पर विद्रोह जैसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी राज्य में। राज्य में जब विद्रोह नहीं देखने को मिलेगा तो ये राज्य जो है काफ़ी काफ़ी कैसा हो जाएगा, मजबूत और एकतावादी, एकतावादी बोल सकते हो, एकताबद्ध बोल सकते हो, ठीक। तो जो इटली था वो कई भागों में विभाजित था, जिसमें मिलान है, रेनेसा है, ठीक है, फॉरेन वो जो अलग अलग पार्टों में विभाजित था, कई सारे पार्ट थे उसमें विभाजित था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मिलान नेपल्स में था, चर्च में, वेनिस में, ठीक है, फ्लोरेंस स्टेट में। तो इस प्रकार जो टुकड़ों में विभाजित था, तो इसकी एकता कैसे की जाए, उससे संबंधित इन्होंने जो विचार रखे हैं वो व्यवहारिक विचार हैं, राइट, वो व्यवहारिक विचार हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति था वो डिप्लोमेटिक था, ना कि दार्शनिक। जो मैकियावेली था, वो मैकियावेली था, ये एक डिप्लोमेटिक व्यक्ति था, ये दार्शनिक व्यक्ति नहीं था, क्योंकि ये हमेशा राजा को कैसा होना चाहिए, राज्य को मजबूत कैसा होना चाहिए, वहाँ की शासन व्यवस्था को कैसे संचालन करनी चाहिए, लोगों पर नियंत्रण कैसा करना चाहिए, तो इस विचार को लेकर के इनके जो विचार रहे हैं डिप्लोमेटिक और व्यवहारिक रहे हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो संपत्ति पर इनका नियंत्रण रहेगा। वैसे तो संपत्ति जो रहेगी लोगों के पास रहेगी, संपत्ति लोगों के पास रहेगी, ये तो बात सही है, लेकिन उस पर नियंत्रण रहेगा वो राजा का रहेगा, ओके, राजा का रहेगा। राजा अगर इनका यूज जिस प्रकार के शासन कलाम कर सकता है तो वो करेगा निश्चित तौर पर। तो संपत्ति के बारे में उन्होंने ऐसे विचार रखे हैं। तो इस वजह से मैकियावेली को इसको डिप्लोमेटिक और ये शक्तिशाली राजा की बात करता है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मार्ग जो मॉर्गन थाऊ हैं, इन्होंने क्या किया है, इनके विचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ा, क्योंकि इनका जो सिद्धांत था मॉर्गन थाऊ का, उस शक्ति से संबंधित सिद्धांत था कि किस प्रकार के शक्ति को पावर करना चाहिए, एक राज्य को दूसरे राज्य पर किस प्रकार से हस्तक्षेप करना चाहिए, उस पर कब्जा करना चाहिए, उसके अपने अधिकृत करना चाहिए। तो इससे संबंधित जो विचार हैं वो मॉर्गन थाऊ के हैं। आगे हम आपको जब इंटरनेशनल पढ़ाएंगे तब मॉर्गन थाऊ के बारे में बताएंगे। तो ये विचार जो हैं, ठीक है, इनके मॉर्गन थाऊ, इनसे मैकियावेली प्रभावित थे, तो मैकियावेली के विचारों को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का प्रयास किया। ये चीज़ें आप समझ सकते हो। वैसे तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं था, बस नॉर्मली था कि क्या मैकियावेली अनैतिक था, तो ये अनैतिक भी नहीं था। क्या मैकियावेली उदारवादी है, तो ये उदारवादी भी नहीं था। लेकिन संपत्ति की बात तो करता है, लेकिन इनके जो विचार हैं कोई ज़्यादा स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं ये, ठीक है, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए लेकिन सीमित स्वतंत्रता पे ये बात करते हैं। तो उदारवादी तो है नहीं, हाँ ये उदारवादी थे, मुश्किल है कहना उदारवादी, ठीक। क्या ये समाजवादी थे, तो समाज को लेकर के इनकी जो बातें हैं, ठीक है, तो वो तो परस्पर संबंध व्यवहार, वैसे इन्होंने इस प्रकार की कोई बातें ही नहीं कही हैं समाज से संबंधित, राइट। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप समझ सकते हो, कोई ज़्यादा इसमें कठिन तो है नहीं। चलिए, तो आज का जो लेक्चर है इतना ही है, क्योंकि मैकियावेली के जो विचार हैं वो कोई ज़्यादा, उनके विचार जो रहे हैं काफ़ी ठीक रहे हैं। उन्होंने राज्य संबंधी जो विचारों को दिया है काफ़ी, मैंने जो क्लियर कर दिया है कि उनके राज्य संबंधी विचार किस किस प्रकार के रहे हैं, लोगों से मतलब मनुष्य से संबंधित उनके विचार क्या है, नैतिकता से संबंधित उनके विचार क्या रहे हैं, राजा से कैसा होना चाहिए उसके संबंध में इनके विचार क्या रहे हैं, धर्म से संबंधित इनके विचार क्या रहे हैं, संपत्ति के संबंध में इनके विचार क्या रहे हैं। ये चीज़ें हैं हमने आपको स्पष्ट कर दी हैं। मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज का लेक्चर इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पुनः इसमें प्रयास करेंगे। चलिए।